हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। पिछले वीडियो में इस एक्ट की ऑब्जेक्ट क्या है उसको मैंने बताई थी, तो आप पिछले वीडियो को देख लेंगे। तो यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो है बहुत सारे तरीकों से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 100 से ज्यादा पीपल, या फिर हम कह सकते हैं पीपल नहीं कहेंगे इसे, इम्प्लॉय या फिर वर्कमैन अगर काम करते हैं तो वहां पर कुछ डिस्प्यूट हो जाती है, तो सरकार जो है गजट पास करके वर्क कमेटी बनाती है। क्या बनाती है? वर्क कमेटी। और इसको कहां डिफाइन किया गया है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 3 में बताया गया है कि जो जो वर्क कमेटी है बनाई गई है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट है कि जो आपके एम्प्लॉयर हैं या फिर एम्प्लॉय है उसके बीच जो डिस्प्यूट हुआ है उसको कैसे शांति बनाना, पीस बनाना, कैसे उसमें पीस करना, या फिर हम कह सकते हैं कि कैसे उसके झगड़ों को सुलझाना, यही वर्क कमेटी का काम होता है। एंड सेकेंड हो जाता है कंसिलिएशन ऑफिसर। ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है, समझौता अधिकारी इसे हिंदी में कहते हैं। तो कंसिलिएशन ऑफिसर जो है इसको अपॉइंट किया जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। कंसिलिएशन ऑफिसर को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसका भी क्या काम होता है? इसका भी काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में जो भी डिस्प्यूट हो रहा है उसको सुलझाना और इंडस्ट्री में शांति बनाना। और कंसिलिएशन ऑफिसर जो है क्या करती है कि जो भी एम्प्लॉय है, वर्कमैन है एंड एम्प्लॉयर के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसको 14 डेज के अंदर अपना निर्णय देना पड़ेगा। निर्णय देना पड़ेगा, लेकिन कुछ कंडीशन में वो अपना टाइम जो है, अपनी टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकती है। एंड थर्ड सेटलमेंट की बात की जाए, जो सरकार जो है गजट पास करके कंसिलिएशन बोर्ड बनाती है। क्या बनाती है? कंसिलिएशन बोर्ड बनाती है। और कंसिलिएशन बोर्ड जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। इसे हिंदी में हम लोग समझौता मंडल कहते हैं। अब समझौता मंडल का काम क्या होता है? मीन्स की बोर्ड जो है, बोर्ड इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। परमानेंटल बॉडी कह सकते हैं, नॉट परमानेंटल बॉडी। किस लिए इसे बनाया गया है? इसे बनाया गया है कि डिस्प्यूट जो भी इंडस्ट्री में हो रही है उसको सुलझाना। अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हूं। डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक चेयरमैन होगा जो कि स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा। एंड मेंबर जो होंगे वर्कमैन के, वो एक मेंबर वर्कमैन की तरफ से होंगे और एक मेंबर एम्प्लॉयर की तरफ से होंगे। 2 मेंबर हो गए। और कभी भी क्या होती है कि जो भी मेंबर बनेंगे या तो विषम संख्या में होंगे। एंड जो वर्कमैन होंगे वो 2 होंगे मेंबर, एंड एम्प्लॉयर की तरफ से जो मेंबर होंगे 2 होंगे। तो दोनों की तरफ से क्या हुआ? एक तो 2 बन गया और 4 बन गए। यहाँ पर 5 मीन्स की चेयरमैन को लेके 3 मेंबर हो गए एंड चेयरमैन को लेके 5 मेंबर हो गए। और क्या होगा कि इस तरीके से समझौता बोर्ड के द्वारा, समझौता मंडल के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो रहे हैं उसको सुलझाने का काम किया जाएगा और इंडस्ट्री के अंदर पीस बनाने का काम किया जाएगा। इसका निर्माण क्या किया गया है? क्यों किया गया है? ताकि पीस बनी रहे। अब यहाँ पर 4th पॉइंट आ जाता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को जांच न्यायालय कहते हैं और इसका काम होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन जो है 6 में डिफाइन किया गया है। 6 में इसे डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है सरकार की तरफ से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल अगर गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एंड स्टेट गवर्नमेंट है मीन्स की अगर केंद्र का मामला है, मीन्स सेंट्रल का मामला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जांच न्यायालय का गठन किया जाएगा। और स्टेट का मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जांच न्यायालय का गठन किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या होता है। कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट होता है कि फैक्ट एंड कंक्लूजन के बेसिस पे गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट पेश करना कि भैया जो भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं उस किस रीजन से डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो
अगर सरकार ने गजट पास करके कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अगर बिठाई है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को बनाया है, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी एक इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ भाई सरकार के पास एक सही निर्णय को पहुंचाया जाए, या फिर जो भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं उसको गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश करना होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का। अब यहाँ तो हो गई आपका जैसे सरकार की तरफ से जो भी कमिटीज बनाई जाती है, बोर्ड बनाई जाती है, इंक्वायरी बनाई जाती है, ऑफिसर बनाए जाते हैं सेटलमेंट डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए। बट फॉर लीगल प्रोसीडिंग की बात की जाए कि डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए कोई क्या एक तरीके से परमानेंटल बॉडी भी है क्या? फॉर एग्जाम्पल कोर्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ट्रिब्यूनल्स हो गए। तो यहाँ पर हर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका जो है सेशन कोर्ट हो जाते हैं, हाई कोर्ट हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो जाते हैं। तो हर मामले को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें न ले जाते हुए जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं? लेबर कोर्ट में। कहाँ ले जाते हैं? लेबर कोर्ट में। और लेबर कोर्ट को डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 7 में। अब यहाँ पर जो मेंबर होते हैं तो कौन होता है? उसके जो मेंबर होते हैं हाई कोर्ट के जज होंगे। कौन होगा? हाई कोर्ट के जज होंगे। एंड सेकंड हो जाता है 3 ईयर डिस्ट्रिक्ट जज एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 ईयर डिस्ट्रिक्ट जज एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंडिया में 7 ईयर तक वो कोई न्यायिक पद पर मीन्स एडवोकेट होने चाहिए। एंड फोर्थ हो जाता है 5 ईयर तक लेबर कोर्ट में पीठासीन अधिकारी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लेबर कोर्ट के जो मेंबर होंगे तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति को बना दिया जाएगा। वहां पर भी जो व्यक्ति जज होंगे, वहां पर भी जो जज होंगे तो वो भी एक बहुत ही न्यायिक पद पर बने हुए होंगे, तभी उनको वहां पर बिठाया जाएगा या फिर हम कह सकते हैं कि पोस्ट दिया जाएगा। एंड फिफ्थ हो जाता है कि लेबर अपील ट्रिब्यूनल और एनी ट्रिब्यूनल में उन्हें 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लेबर कोर्ट के मेंबर बन सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर सेकंड हो जाता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल्स जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 7A में डिफाइन किया गया है। इसमें जो मेंबर होंगे, इसमें जो जज होंगे कौन होगा? इंडस्ट्रियल जो आपका डिस्प्यूट एक्ट है 1947 के सेक्शन 7A में गवर्नमेंट जो है गजट पास करके एक से अधिक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है इस्टेब्लिश कर सकता है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है इस्टेब्लिश कर सकता है, और ट्रिब्यूनल सिर्फ एक ही हो ऐसा नहीं है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। और इसके जो मेंबर होंगे क्या होंगे? न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए, और फिर डिस्ट्रिक्ट जज जो है रह चुके हों, वो भी 3 ईयर डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हों। एंड थर्ड हो जाता है आपका लेबर अपील ट्रिब्यूनल और एनी ट्रिब्यूनल में कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 2 ईयर का, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड थर्ड हो जाता है नेशनल ट्रिब्यूनल्स। नेशनल ट्रिब्यूनल्स को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 7B में डिफाइन किया है। 7B नेशनल ट्रिब्यूनल के बारे में क्या कहता है? 7B के अंदर जो आपका गवर्नमेंट जो है गजट पास करेगा, गजट पास करने के बाद में एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बनाएगा, इस्टेब्लिश करेगा, और जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स है, सॉरी नेशनल ट्रिब्यूनल्स है, उसके अंदर भी जो मेंबर होंगे, जो जज होंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति बन जाएगा। वो क्या होगा कि हाई कोर्ट का जज पहले से रहा हो, या फिर हम कह सकते हैं सेकंड हो जाता है 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का सभापति रहा हो। एंड थर्ड हो जाता है लेबर अपील ट्रिब्यूनल और एनी अपील ट्रिब्यूनल के अंतर्गत एनी ट्रिब्यूनल में कम से कम जो है अध्यक्ष रहा हो, तभी उसे नेशनल ट्रिब्यूनल्स का मेंबर बनाया जा सकता है। एंड फोर्थ हो जाता है आर्बिट्रेशन अवार्ड। आर्बिट्रेशन हम कह सकते हैं अवार्ड जो है, जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 में अमेंडमेंट किया गया था 1956 को अमेंडमेंट करके अवार्ड को जोड़ा गया, और जोड़ के और इसके बाद सेक्शन जो है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का सेक्शन 10A बनाई गई। 10A बनाया गया, और 10A में कहा गया कि जैसे पंच निर्णय आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंडस्ट्री है, उसके अंदर कुछ भी झगड़ा होता है, तो एक तरीके से कहा जाए कि एक आर्बिट्रेटर को बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एम्प्लॉयर है, ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक एम्प्लॉयर है
और यहाँ पे वर्कमैन है, हम कह सकते हैं। तो ये लोग के बीच में अगर झगड़ा होता है तो एक आर्बिट्रेटर बनाया जाएगा या फिर पंच बनाया जाएगा, जो कि क्या करेंगे, एम्प्लॉयर की तरफ से भी भाई बात सुनेंगे कि क्या बात है, किस वजह से लड़ाई हो रही है, वर्कमैन की तरफ से भी बात सुनेंगे कि किस वजह से लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पर जो है आर्बिट्रेशन के माध्यम से डिस्प्यूट को सुलझाया जाता है। और डिस्प्यूट एनी कोर्ट मीन्स कि यहाँ पर कोर्ट में भी मामले को नहीं ले जाया जाता है। और बहुत ही, अगर आपने कोई भी मामले को अगर कोर्ट में ले जाते हैं तो बहुत मामला जो है, केस जो है बहुत लंबा खिंचता है और उसके अंतर्गत बहुत पैसे भी लगते हैं। और अगर आपने अवार्ड या फिर आर्बिट्रेशन अगर आपने मामले को सुलझाते हैं तो यहाँ पर कम पैसे भी लगते हैं और बहुत जल्दी जो है मामले जो है सुलझ जाते हैं। और जो भी मैटर है वो बहुत ही आसानी से सुलझ जाता है कम पैसों में। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसेंशियल ऑफ आर्बिट्रेशन या अवार्ड, तो आर्बिट्रेशन इज कंसेंसुअल मीन्स सहसंवेदी है एंड पार्टी चूज द आर्बिट्रेटर। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि पार्टी जो है चूज करता है आर्बिट्रेटर, मीन्स कि एम्प्लॉयर की तरफ से चूज किया जाता है, वर्कमैन की तरफ से भी चूज किया जाता है। और थॉट की बात की जाए कि डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन